नमस्कार, जय हिंद। हम लोग अपवाह तंत्र नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले एपिसोड में सिंधु नदी और झेलम नदी के बारे में पढ़े थे। तो सिंधु नदी झेलम नदी के बाद चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु झेलम के बाद चेनाब नदी। चेनाब को अस्किनी कहा गया है। चेनाब को अस्किनी कहा गया था, अथवा इसी का एक और नाम है चंद्रभागा, क्योंकि चंद्रा और भागा नाम की दो छोटी धाराएं अथवा छोटी नदियां आकर मिलती हैं, और वो दोनों चंद्रा और भागा मिलकर ही चेनाब नदी का निर्माण करती है। चंद्रा और भागा नामक दो धाराओं के मिलने से इसका नाम चेनाब है। ये टांडी में, ये चंद्रा और भागा दोनों नदियां जो है आकर एक स्थान है टांडी, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। केलांग, हिमाचल प्रदेश के केलांग में टांडी। तो टांडी में ही ये दोनों चंद्रा और भागा आकर मिल जाती है। इसके लिए ट्रिक याद करेंगे कि राहुल ने अस चिल्लाया, कि राहुल ने लाची खाकर अस चिल्लाया कि चंदा भाग कर आई और तांडव करने लगी। तो इसके से आप याद कर सकते हैं राहुल से याद करेंगे कि इसका उद्गम होता है लाहुल से। लाहुल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो लाहुल से ही इसका उद्गम होता है। लाची खाकर, लाची से वारालांचला दर्रा, यानी कि लाहुल में वारालांचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहुल में। तो लाहुल में जो वारालांचला दर्रा है, उसी वारालांचला दर्रे से ही इसका उद्गम होता है। अस चिल्लाया, अस से अस्किनी याद कर सकते हैं, अस्किनी, और चिल्लाया से चेनाब याद कर सकते हैं, तो चेनाब और अस्किनी। चंदा, चंदा से चंद्रा, भाग कर मतलब भागा। चंदा और भागा ये दो इसकी नदियां हैं ना, चंदा और भागा दोनों मिलकर आकर तभी चेनाब नदी बनाती है। आई और तांडव करने लगी। तांडव करने लगी मतलब टांडी में ही, तांडव करने लगी मतलब टांडी में ही इन दोनों का चंदा और भागा का संगम होता है। टांडी में ही, केलांग में, टांडी में। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। राहुल ने लाची खाकर अश चिल्लाया कि चंदा भाग कर आई और तांडव करने लगी। राहुल से लाहुल, लाहुल से इसका उद्गम होता है। लाची खाकर, लाची वारालांचला दर्रे से, अश चिल्लाया, अश से अस्किनी, चेनाब का नाम अस्किनी है। चिल्लाया यानी कि चेनाब। चंदा भाग कर आई, ये चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा। और तांडव करने लगी यानी कि टांडी में चंद्रा और भागा का संगम होता है। उसके बाद इसका संगम है, इसका संगम मतलब चंद्रा और भागा का संगम तो टांडी में होता है। चंद्रा भाग कर आई और तांडव करने लगी, यानी कि चंद्रा और भागा का संगम टांडी में होता है। लेकिन चेनाब नदी कहाँ जाकर मिलती है? आप देख रहे हैं कि ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। तो चेनाब किसी से कहाँ जाकर मिलती है, किससे मिलेगी? तो झेलम और रावी तो इसी में मिलती हैं। तो झेलम और रावी इसी में मिलती हैं। तो सबसे पहले मिलती है झेलम नदी इसमें आकर। तो झेलम नदी कहाँ आकर चेनाब में मिलती है? तो इसी को बोलते हैं संगम, यानी कि झेलम और चेनाब का संगम कहाँ होता है? तो त्रिमु के निकट झेलम में का संगम होता है रावी से। झेलम और चेनाब का संगम होता है त्रिमु के निकट। इसकी सहायक नदियां हैं चंदा, भागा और रावी। चंदा और भागा तो याद ही कर लेंगे। रावी और झेलम भी, ये भी दोनों भी इसकी सहायक हैं, क्योंकि रावी भी आकर चेनाब में ही मिल रही है और इधर से झेलम भी आकर चेनाब में ही मिलती है। तो झेलम और रावी इस दोनों के सहायक हैं। हमने बताया चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी, और चेनाब नदी के आसपास जो दोनों नदियां हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण और, तो वो दोनों भी चेनाब में ही मिलती है, यानी कि झेलम चेनाब रावी, यानी तो झेलम और रावी चेनाब में ही मिलती है। इस पर कुछ परियोजना जैसे सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना। कोई कह रहा है कि अगर तुम्हारी हस्ती है तो सलाद बगल में रखकर त्रिमुहानी चलो। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि हस्ती से दुल्हस्ती परियोजना, सलाद, सलाद से सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार बगल में रखे यानी कि बगल से बगलिहार परियोजना। तो सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सब चेनाब नदी पर ही स्थित है। और त्रिमुहानी चलो यानी कि त्रिमु में इसका संगम होता है, यानी कि त्रिमु में आकर झेलम नदी इसमें मिलती है चेनाब में।
इतना आप याद कर सकते हैं। ये मैप है इनका। ये है अपनी चेनाब नदी, और जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, इसमें आकर मिल रही है, इधर से झेलम नदी मिल रही है और इधर से रावी नदी मिलती है। इतनी चीजें आपको चेनाब नदी में याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं रावी नदी। रावी, इसको पौरुष्णवी नदी कहते हैं, अथवा इसी का नाम है इरावदी नदी। रावी की नदी को पौरुष्णी नदी अथवा इरावदी नदी कहते हैं। रवि पुरुष है, रवि किसी का नाम है तो पुरुष का ही नाम होता है रवि, तो रवि पुरुष है और उसका इरादा ठीक नहीं है। रवि पुरुष है और उसका इरादा ठीक नहीं है, तो रावी नदी को पौरुष्णी नदी कहते हैं, और इसका इरादा ठीक नहीं मतलब इरावदी नदी इसी को कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रवि और व्यास रोहित का मित्र हैं। यानी कि रावी नदी, रवि से रावी नदी और व्यास नदी, रावी नदी और व्यास नदी, ये दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। तो वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी नदी भी और व्यास नदी भी। रावी नदी अभी पढ़ रहे हैं, व्यास नदी आगे आएगा अभी इसके बाद। तो रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रवि पुरुष है, यानी कि रावी नदी को पौरुष्णी नदी कहते हैं। इसका इरादा ठीक नहीं, यानी कि इरावती नदी भी इसी को बोलते हैं, इरावदी नदी। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से होता है। यानी कि रवि और व्यास रोहित के मित्र हैं, रोहतांग दर्रे से इनका दोनों का उद्गम होता है। ये चंबा घाटी से होकर बहती है। पीरपंजाल दर्रा और धौलाधार श्रेणी, पीरपंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी, जब हम लोग हिमालय के पढ़े थे तो उसमें मध्य हिमालय को कई भागों में बांटे थे। पीरपंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागसेबा श्रेणी इत्यादि कई श्रेणी में बांटे थे। तो पीरपंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी जो थी, उन्हीं के बीच से होकर प्रवाहित होती है रावी नदी। चंपा किसी का नाम है, तो चंपा ने एक जाल पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी में एक जाल पड़ी हुई थी, तो उस जाल को उठाई और धूल से निकालकर एक सराय में फेंक दी, और सराय किसी का नाम था, उसका नाम था झगड़ू। जिसका सराय था उसका नाम था झगड़ू। तो चंपा ने जाल को धूल से निकालकर झगड़ू के सराय में फेंक दी। इससे आप कर सकते हैं, चंपा से चंबा घाटी, जाल से पीरपंजाल श्रेणी, धूल से धौलाधार श्रेणी से निकालकर झगड़ू के सराय में फेंक दी। सराय से याद कर सकते हैं, सिंध सराय, इसका विलय सिंध सराय या सराय के निकट, सराय सिंध के निकट, सराय जो है सिंध के निकट है, सिंध जो पाकिस्तान में है सिंध, तो वहाँ पे एक स्थान है सराय, तो सराय में ही इसका विलय होता है। रावी नदी का विलय सराय में ही होता है, और वो सराय कहाँ पड़ता है, झगड़ू, यानी कि झांग जिला में। झांग जिला पाकिस्तान का एक जिला है झांग, तो झांग जिले में सिंध सराय के निकट इसका विलय हो जाता है रावी नदी का। और रावी नदी का विलय किस में होगा, हमने अभी बताया कि झेलम और रावी दोनों का विलय चेनाब नदी में ही होता है। ये दोनों चेनाब की सहायक माना जा सकता है, इन दोनों को सहायक, तो इन चेनाब नदी में ये मिल जाती है। इस पर कुछ परियोजना इस चीज है, इसके लिए आप याद कर लेंगे कि रणजीत चमार बहुत थीन है, यह लोहा नहीं चबा सकता है। रणजीत किसी का नाम है, तो रणजीत चमार, चमार टाइटल है, तो रणजीत चमार किसी का नाम है, तो रणजीत चमार बहुत थीन है, यानी कि बहुत पतला है वो। और अगर वो बहुत पतला है तो लोहा कैसे चबा पाएगा, हालांकि लोहा तो कोई नहीं चबा पाएगा, लेकिन फिर भी वो पतला है तो बिल्कुल लोहा नहीं चबा सकता है। तो रणजीत चमार बहुत थीन है, वह लोहा नहीं चबा सकता है। इससे आप बात कर सकते हैं रणजीत सागर परियोजना, इस पर स्थित है रणजीत सागर परियोजना। चमेरा परियोजना इसी पर स्थित है, चमेरा परियोजना। थीन से थीन सागर परियोजना, थीन से थीन सागर परियोजना, यह लोहा नहीं चबा सकता है। लोहा से लाहौल और चबा से चंबा, तो लाहौल और चंबा इसके किनारे स्थित शहर हैं, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो लाहौल और चंबा इसके किनारे स्थित शहर हैं। इस पर परियोजना है थीन सागर परियोजना, रणजीत सागर परियोजना, चमेरा परियोजना। यानी कि रणजीत चमार बहुत थीन है, बहुत पतला है, यह लोहा नहीं चबा सकता है। यह है अपनी रावी नदी, जो यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, और इस रोहतांग दर्रे से होकर निकल रही है, रोहतांग दर्रे से। और ये इधर से
झेलम नदी निकल रही है वेरीनाग झील से, और ये दोनों आकर मिलती हैं इस चेनाब नदी में। तो झेलम और रावी दोनों चेनाब नदी में ही मिलती है। चेनाब नदी बारालांचला दर्रे से निकलती है, इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये थी रावी नदी के बारे में कुछ फैक्ट थे। इतना फैक्ट्स आप याद करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। झेलम चेनाब रावी, इसके बाद ब्यास। झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। तो इसके बाद ब्यास के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास को बिपाशा कहते हैं। ब्यास और बिपाशा एक ही जैसा है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। तो ब्यास नदी को ही बिपाशा, पुराणों में बिपाशा कहा गया है, इसी को बिपाशा कहा गया है, ब्यास नदी को ही। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड, इसके नाम पर ही कुंड का नाम है ब्यास कुंड। और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। हमने बताया अभी कि रवि और ब्यास रोहित के मित्र हैं। तो रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम रोहतांग दर्रे से ही होता है। तो इसका भी ब्यास नदी है, इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। धौलाधार श्रेणी को काती लार्गी के निकट काटती हुई कुल्लू घाटी से गुजरती है। कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। बिपाशा किसी का नाम है और कल्लू भी किसी का नाम है। तो अगर बिपाशा कल्लू को काट देगी तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो हरि के पास पहुंच जाएगा। तो बिपाशा की धार, धार मतलब वो किसी चीज की धार होगी, तलवार की, चाकू की, किसी चीज की धार होगी। तो बिपाशा की धार कल्लू को काटकर हरि के पास पहुंचाई। इसके लिए आप देख सकते हैं, बिपाशा से याद करेंगे ब्यास नदी, क्योंकि ब्यास बिपाशा को ही कहा जाता है। तो बिपाशा से ब्यास। धार से धौलाधार श्रेणी, धार से धौलाधार श्रेणी। कल्लू यानी कि कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है धौलाधार श्रेणी से। बिपाशा नदी धौलाधार श्रेणी से और कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है। काटकर, काटकर से काती लार्गी में किस काटती है? धौलाधार श्रेणी को कहाँ काटती है? काती लार्गी में। काटकर से याद करेंगे काती लार्गी। तो बिपाशा नदी अथवा ब्यास नदी धौलाधार श्रेणी को, धौलाधार श्रेणी को काती लार्गी में काटकर कुल्लू घाटी से प्रवेश करती है, कुल्लू घाटी से बहती है। हरिके पंजाब में स्थित है। भारत का जो पंजाब है, उस पंजाब में स्थित एक स्थान है हरिके, हरिके नाम से। तो हरिके के पास से ये मिल जाती है। ये किससे मिलेगी? सतलज से मिलेगी। इसके बाद तो सतलज ना, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। तो ब्यास नदी सतलज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हरिके के पास। पंजाब में स्थान है हरिके। तो ब्यास की धार कल्लू को काटकर हरि के पास पहुंचाई। हरि के पास पहुंचाई मतलब हरिके के पास मिल गई सतलज से। ये आप देख सकते हैं, ये है ब्यास नदी। ये रोहतांग दर्रे से ही निकल रही है। ये रोहतांग दर्रे है, तो रोहतांग दर्रा से निकल रही है। और ये सतलज नदी है जो राकस्ताल झील से निकलती है तिब्बत में। तो सतलज नदी में आकर मिल जा रही है। यहाँ पंजाब का हरिके नामक स्थान है, तो यहाँ मिल जाती है। ये सतलज की सहायक है। आप देख सकते हैं सतलज मिल रही, सतलज की ही सहायक है। ये पंचनद की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। पंचनद की सभी नदियाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, लेकिन ये छोटी नदी है, ब्यास नदी छोटी नदी है, और ये तुरंत जाकर थोड़ी दूरी पर जाकर सतलज में मिल जाती है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पंजाब में यानी कि हरिके के पास ही सतलज से मिल जाती है। हरिके कहाँ है? पंजाब में, इंडिया वाला पंजाब में। तो इंडिया वाला पंजाब में जब मिल जाती है तो पाकिस्तान में कहाँ जाती है? तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। पंचनद की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। बाकी सभी पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, चाहे झेलम हो, चाहे चेनाब हो, रावी हो, सतलज हो, सब प्रवेश करती हैं, केवल ब्यास नहीं करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी सहायक, खुद ही छोटी है लेकिन इसकी और भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती, सेंज, तीर्थन, ऊहल। और इसके किनारे स्थित शहर है मंडी। इस पर कुछ परियोजनाएं भी स्थित है, जैसे पुंग बांध परियोजना, हरिके बांध परियोजना। इसके लिए भी एक ट्रिक, बिपाशा मंडी में पार्वती का पोंग तीर्थ सजाकर हरि का हल चलाती है। बिपाशा है जो मंडी में, मंडी का स्थान है, अथवा मंडी बाजारों की मंडी भी होती है। तो मंडी में गई और वहाँ एक तीर्थ स्थल है माता पार्वती का। तो पार्वती का एक पोंग तीर्थ स्थल है, उस पोंग तीर्थ स्थल को सजा दी और सजा के वहाँ पर हरि का हल चलाने लगी। छोटा सा हरि का भगवान का हल रखा था, तो वो चलाने लगी। तो
इससे याद कर सकते हैं बिपाशा से ब्यास नदी, बिपाशा ब्यास को ही कहा जाता है। मंडी, मंडी एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इसके किनारे स्थित शहर है, ब्यास नदी के किनारे स्थित शहर है मंडी। पार्वती, पार्वती से पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, पार्वती नदी। पुंग, पुंग भी इसकी सहायक नदी है, पुंग इसकी सहायक नदी है। और पुंग बांध परियोजना भी इसी पर स्थित है। तो तीर्थ से तीर्थन नदी, तीर्थन नदी इसकी सहायक है। सजाकर, सैंज नदी इसकी सहायक है। हल चलाने लगी, हरि का हल, हल से उहल। और हरि का मतलब हरि के बैराज बांध, ये सब ब्यास नदी पर, बिपाशा नदी पर ही है। ब्यास मंडी में पार्वती का पुंग तीर्थ सजाकर हरि का हल चलाने लगी, यानी कि ब्यास नदी मंडी इसके किनारे स्थित शहर है, पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, पुंग नदी भी इसकी सहायक है और पुंग बांध परियोजना भी इस पर स्थित है। तीर्थन नदी इसकी सहायक है। सजाकर, सैंज नदी इसकी सहायक नदी है। हरि, हरि के बराज, हरि के बांध इसी पर स्थित है, हरि के बांध परियोजना। हल से उहल, उहल इसकी सहायक नदी है। तो बिपाशा मंडी में पार्वती का पुंग बांध सजाकर हरि का हल चलाने लगी। तो इतना आप ब्यास नदी के बारे में याद कर सकते हैं। ब्यास नदी आप यहाँ देख सकते हैं, ब्यास नदी के बारे में ये है ब्यास नदी, और ये सतलज में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? हरिके, यानी कि हरिके के पास पंजाब में। और इसीलिए हरिके बांध परियोजना भी इसी ब्यास नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सतलज नदी के बारे में। यह है सतलज नदी। सतलज को शत्रुदी कहा गया है, दोनों एक ही प्रकार का है, आप याद करेंगे वेद पुराणों में इसे शत्रुदी कहा गया है, शत्रुदी नाम से ये सतलज का नाम मिलता है, शत्रुदी। तो इसे शत्रुदी कहा गया है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल झील से होता है। मानसरोवर झील के निकट से ही सिंधु नदी भी निकलती है, लेकिन सिंधु नदी शेरमुख ग्लेशियर से निकलती थी उसके थोड़ी सी दूरी पर, और मानसरोवर झील के पास से ही थोड़ी सी दूरी पर एक और झील है राकस्ताल झील। तो राकस्ताल झील से ये सिंधु नदी, सतलज नदी निकलती है। यहाँ राकस्ताल झील है, यहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब कहा जाता है। इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं ट्रिक से। सतयुग में राक्षस को शत्रु मानकर लंबी चेन से पीटा गया, क्योंकि सतयुग में राक्षस हुआ करते थे, हालांकि आज भी राक्षस होते हैं लेकिन मानव के रूप में होते हैं, उस समय सच में राक्षस हुआ करते थे। तो राक्षस क्या होते थे? शत्रु होते थे मानव के। तो मानव के और देवताओं के, यानी कि महात्मा के शत्रु ही होते थे। तो सतयुग में राक्षस को शत्रु मानकर लंबी चेन से पीटा गया, क्योंकि राक्षस बड़े होते हैं तो लंबी चेन से पीटना पड़ेगा। पीटा गया तो शत्रु किला के पास, जब उसे पीटा गया तो वो किला के पास, बगल में कहीं किला होगा तो किला के पास गया, वहाँ मिठाई बिक रही थी तो महात्मा जी को मिठाई खिलाई। महात्मा जी, जो महात्मा जी पीट रहे थे उनको मिठाई खिलाई। तो सतयुग में राक्षस को शत्रु मानकर लंबी चेन से पीटा गया, तो शत्रु किला के पास जाकर महात्मा जी को मिठाई खिलाई। इसको कैसे याद करेंगे, इससे कैसे रिलेट करेंगे? सतयुग, सतयुग से सतलज नदी, सतलज नदी। राक्षस यानी कि राकस्ताल झील से इसका उद्गम होता है। राक्षस यानी कि राक्षस या राकस, तो राकस्ताल झील से इसका उद्गम होता है। शत्रु, शत्रु थे शत्रुदी, यानी कि सतलज को ही शत्रुदी नदी कहा जाता है। मानकर लंबी चेन, लंबी चेन से याद करेंगे लांगचेन खंबाब, यानी कि तिब्बत में इसी नदी को लांगचेन खंबाब कहा जाता है। लंबी चेन एक नहीं, लांगचेन खंबाब से पीटा गया तो शत्रु से शत्रुदी किला के पास, यानी कि सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, तो सिपकिला दर्रे से ही ये भारत में प्रवेश करती है। तो इसे याद कर सकते हैं, किला के पास, यानी कि सिपकिला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। जाकर, जाकर मतलब जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। महात्मा से महान, हिमालय। तो
सतयुग में राक्षस को शत्रु मानकर लंबी चेन से पीटा गया तो शत्रु किला के पास जाकर जास्कर श्रेणी महान से महान हिमालय महात्मा से महान हिमालय को मिठाई खिलाई। मिठाई से मिठन कोट, यानी कि इसका विलय मिठन कोट पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में एक स्थान है मिठन कोट, मिठन कोट में ही जाकर ये सिंधु नदी में विलीन हो जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है, क्योंकि सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ही सिरमू ग्लेशियर सिंधु नदी में निकलती है, और मानसरोवर झील के पास से ही राकस्ताल झील से सतलज भी निकलती है। तो दोनों पास पास से ही निकलती हैं, इसलिए दोनों कुछ दूर तक समांतर रूप से प्रवाहित भी होती हैं। लगभग 400 किलोमीटर दोनों एक दूसरे के समांतर रूप से प्रवाहित भी होती हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे स्पीति नदी, वापसा नदी और ब्यास नदी। स्पीति, वापसा और ब्यास। ब्यास तो इसकी सहायक है, पहले ही पढ़ चुके हैं ब्यास में ही। स्पीति और वापसा ये दोनों भी इसकी सहायक हैं। योगी जी नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं, तो योगी जी आदेश दे रहे हैं कि अपने मंत्रियों को कि स्पीति कुंज का नाम बदलकर किन्नर कर दो, क्योंकि स्पीति कुंज बहुत ज्यादा बनता है, उसका नाम बदल दो, किन्नर कर दो। तो स्पीति इसकी सहायक नदियां हैं, ये स्पीति इसकी सहायक नदी है। कुंजम, कुंज से कुंजन दर्रे, यानी कि स्पीति जो नदी है वो कुंजन दर्रे से ही निकलती है। स्पीति नदी इसकी सहायक है जो कुंजन दर्रे से निकलती है। और ये किन्नौर, किन्नर से याद करेंगे किन्नौर, तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित शहर है किन्नौर, तो किन्नौर के पास ये मिल जाती है। किन्नौर एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको जास्कर श्रेणी महान हिमालय, इसको पढ़ चुके। इसके किनारे स्थित शहर है लुधियाना, फिरोजपुर और बहावलपुर। इसके लिए ट्रिक याद करेंगे, शत्रु के बहाव से फिरोज उदियाकर, यानी कि शत्रु कोई एक फिरोज है जो अपने शत्रु के बहाव से उदियाकर कल भांगड़ा करी। भांगड़ा पाकिस्तान में जो भांगड़ा होता है तो उसने भांगड़ा करी, उदिया गया तो फिर भांगड़ा करने लगा। तो उदियाकर हालांकि हवा के संदर्भ में यूज होता है, लेकिन हम पानी के संदर्भ बहाव के संदर्भ में यहाँ यूज कर रहे हैं। तो शत्रु के बहाव से फिरोज उदियाकर कल भांगड़ा करी, तो शत्रु से शत्रुदी नदी बन गया। बहाव, बहाव से बहावलपुर, इसके किनारे स्थित शहर है बहावलपुर। फिरोज से फिरोजपुर, बहाव से बहावलपुर, फिरोज से फिरोजपुर। उधियाकर यानी कि लुधियाना, उधिया लुधिया एक ही टाइप का है ना, तो इसके किनारे स्थित शहर है ये। बहाव से बहावलपुर, फिरोज से फिरोजपुर और उधियाकर मतलब लुधियाना। तो बहावलपुर, फिरोजपुर और लुधियाना इसके किनारे स्थित शहर हैं। कल भांगड़ा करी, कल से याद करेंगे कोल बांध परियोजना, यानी कि इसी सतलज नदी पर ही स्थित परियोजना है कोल बांध परियोजना। भांगड़ा, भांगड़ा तो याद करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, इसी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। करी यानी कि नापथा झा करी, करी से यहाँ मिल रहा है करी, तो नापथा झा करी परियोजना। ये परियोजना इसी पर स्थित है, इस नदी पर, यानी कि शत्रुदी नदी सतलज नदी पर ही। शत्रु के बहाव से फिरोज उदियाकर कल भांगड़ा करी, यानी कि बहावलपुर, फिरोजपुर, लुधियाना इसके किनारे स्थित शहर है। और कल से कोल बांध परियोजना, भाखड़ा से भाखड़ा नांगल परियोजना और करी से नापथा झाकरी परियोजना। ये परियोजनाएं इसी सतलज नदी पर स्थित है। तो ये रहा, ये था अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो देखे हम लोग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखें गंगा नदी तंत्र के बारे में। अभी के लिए इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।